वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 12 मैथ्स का सेट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड है 6522। सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेट 1 और सेट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस सेम है। यहां पर हम सेट 2 में केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर क्लिक करके देख सकते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। यानी x की किस वैल्यू के लिए इन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमारा ऑब्ट्यूज होगा। तो आप यहां पर समझें कि वेक्टर्स हमें क्या दे रखे हैं। दिस इज क्वेश्चन 1। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू में 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये हमारे पास तो हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। वो कह रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो किस तरह से निकाला जाता है। वी नो दैट कि कॉस थीटा, अगर थीटा इनके बीच का एंगल है दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब यहां पर समझे कि भाई थीटा है ऑब्ट्यूज, थोड़ा केयरफुली वॉच करेंगे। थीटा ऑब्ट्यूज होने का मतलब है कहां पर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। हम कहेंगे हियर थीटा इज ऑब्ट्यूज सो कॉस थीटा इज लेस देन 0। यानी कि थीटा ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो होता है नेगेटिव। यानी अगर कॉस नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव है अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन 0। अब ये तो है मॉड्यूलस आपका, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं कहूं आपके पास दो टर्म लिखी हुई है 2/5 इज लेस देन 0। अब मैं कह रहा हूं कि नीचे वाले का तो मोड दे रखा है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो टर्म जो नेगेटिव बन रही है वो न्यूमरेटर की वजह से बनेगी। अगर वो लेस देन 0 है तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव होगा उसमें। अब नीचे वाली तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो दैट मींस यहां से मैं कह सकता हूं कि a डॉट बी जो है वो आपका लेस देन 0 होगा। तो a डॉट बी लेस देन 0 है, a डॉट बी यहां से निकाल लेते हैं जरा, क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू 7 इज 14x स्क्वायर, 4x माइनस 2 इज माइनस 8x, 1 प्लस x इज x, और ये टर्म हमारी आ रही है लेस देन 0। यहां से हो गया आपका 14x स्क्वायर माइनस 7x इज लेस देन 0। यहां से 7x कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आएगा 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि दो टर्म्स हैं, मान लीजिए सम x है और y है। अब ये यहां तक वाला पार्ट है वो तो आपको सेम तरीके से करना है। इसके बाद वाला पार्ट मैं आपको दो तरीके से करवाता हूं, जो भी कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप प्रोसीड करना। भाई x और y का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। उनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, जब या तो x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तब ही आ सकता है जब उनमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो अब देखो 7 तो पॉजिटिव ही है आपका। मैं पहला केस मान लेता हूं, केस 1, कि आपका जो x है वो तो क्या है आपका नेगेटिव है यानी लेस देन 0, और y जो है वो पॉजिटिव है विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से x लेस देन 0 और इस 1 को इधर ले जाएंगे, 2x इज ग्रेटर देन 1, 2 को डिवाइड में ले जाइए, x इज ग्रेटर देन 1/2।
अब जरा रियल नंबर लाइन पे समझो, यहां है 0, यहां है 1/2। वो कह रहा है ऐसा नंबर जो 0 से तो छोटा हो, 0 से तो छोटा हो और 1/2 से बड़ा हो। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल होता है जो 0 से छोटा हो और 1/2 से बड़ा हो? तो यहां पर तो आप कहोगे नो सच नंबर पॉसिबल, यानी ऐसा कोई नंबर तो पॉसिबल ही नहीं होता। इसके बाद जरा हम पढ़ लेते हैं केस 2। अब केस 2 में हम थोड़ा उल्टा लेंगे कि भाई x यदि नेगेटिव नहीं है तो x को पॉजिटिव ले लेते हैं और ये वाले पार्ट को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहां से इस 1 को इधर ले आएंगे, 2x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1/2। x 0 से तो बड़ा, 0 से बड़ा, 1/2 से छोटा कहां पे आ रहा है? इस वाले इंटरवल में। दैट मींस विच इंप्लाइज कि जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा? 0,1/2 इस इंटरवल से। क्योंकि ध्यान से देखो यहां इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ओपन इंटरवल हमारा यहां पर आ रहा है। उसके बाद में इसके बाद आपको बताता हूं मेथड 2, दूसरा मेथड बताता हूं इसके लिए, जो आप कह सकते हो वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में आप समझे कि पहले आप निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट। भाई इसको 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 1/2। अब यहां पर ले लेते हैं हम आपका 0 और यहां पर ले लेते हैं 1/2। आप बोले सर आपने ये सर्कल क्यों लिया है? जनरली वेवी कर्व मेथड में हम डार्क डॉट बनाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर एक देखो छोटा सा सर्कल टाइप बनाया है। क्यों? क्योंकि यहां इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये पॉइंट्स तो उसमें इंक्लूड होने ही वाले नहीं है। जब आपका इज इक्वल टू का सिंबल होता है तब हम इन पॉइंट्स को क्या है उसमें इंक्लूड करते हैं। अब जरा आप समझो कि भाई इधर है पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर है नेगेटिव इंफिनिटी। अब यहां पर आप समझें कि जब मैं 1/2 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, यानी 1/2 के इस तरफ वाली वैल्यू लेता हूं, तो 1/2 से बड़ा 1 रख लेता हूं। जब मैं यहां पे 1 रखूंगा तो 1 इंटू में 2 माइनस 1 और विच इज लेस देन 0, यहां पे आ रहा है 1 विच इज लेस देन 0। ये गलत बात है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी जब आप इधर वाली वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? ये इधर वाली वैल्यू रखने पर 1 आ रहा है, दैट मींस पॉजिटिव आ रहा है। और जब यहां वाली वैल्यू रखोगे, माइनस का 1 रखोगे तो भाई माइनस का 1 तो बाहर आ गया नेगेटिव, और अंदर से भी नेगेटिव, यानी ये आ रहा है पॉजिटिव आपका। लेकिन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? जो इसको लेस देन 0 यानी नेगेटिव बनाए। 0 और 1/2 के बीच की वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए हम 0.1 रख रहे हैं तो बाहर वाला पॉजिटिव और अंदर से क्या आएगा? 2 इंटू में 0.1 दैट विल बी इक्वल टू 0.2 और माइनस से ये अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यहां से ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए 0 और 1/2। 1/2 से इंफिनिटी चेक किया तो पॉजिटिव आया, और 0 से माइनस इंफिनिटी चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से 1/2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। और यही तो हमें लेके आना है कि 7x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0 आए। और वो कहां से आ रहा है? वो 0 से 1/2 के बीच में आ रहा है। दैट मींस इस मेथड से हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो क्या होगी हमारे पास? फ्रॉम दिस विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 0,1/2। अब मैंने दो मेथड्स यहां पर बता दिए हैं। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड ऑप्शन सी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू, मुझे एक टर्म दे रखी है और मुझे उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको i मान लेता हूं। लेट i इज इक्वल टू में यहां पे आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखो भाई, डायरेक्टली तो यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे थोड़ा सा यहां पे कहो कि एक सब्स्टिट्यूशन टाइप करना पड़ेगा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? वो आपका 1 के बराबर होता है। यानी जो ऊपर ये 1 लिखा हुआ है इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेनोमिनेटर में है हमारा आई एम सॉरी, क्योंकि यहां पर एंगल एक्स है तो हम एंगल एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों के साथ एंगल सेम लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो न्यू डेनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको दोनों के डिवाइड में लिख देता हूं मैं। तो यहां पर इसके डिवाइड में लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में लिख देंगे तो यहां पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पे आ गया dx। ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है आपका, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है tan x और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस का c। यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस का c, यानी कि आप ऑप्शन c को इसके अंदर टिक करेंगे। आप यहां समझें कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो न्यूमरेटर वाला 1 है उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में यहां पर ब्रेक कर दिया, आफ्टर दैट दोनों के डिवाइड में लिखा और इजी टाइप का जो इंटीग्रेशन है वो यहां पर बन गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 4 देखिए, लेट P बी ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कोई P मैट्रिक्स है जो सिक्यू सिमेट्रिक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ P हमें दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो मुझे वैल्यू निकालनी है 2025 की पावर अल्फा। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि 2025 की पावर अल्फा किसके बराबर होगा। देखिए अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो मैं 2025 की पावर में वो अल्फा की वैल्यू रखूंगा और यहां से मुझे ये टर्म का कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो सारा काम जो हमें करना है वो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए करना है। तो अब यहां पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ P, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू अल्फा। कोई भी जो मैट्रिक्स है वो सिक्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के ही बराबर हो। यहां से देखो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P होगा। वी नो दैट कि जो P है वो सिक्यू सिमेट्रिक है, तो P का ट्रांसपोज माइनस P के बराबर होगा। आप लिख दें यहां पे P इज सिक्यू सिमेट्रिक, सो P का ट्रांसपोज माइनस P के बराबर होगा। वी नो दैट कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P का डिटर्मिनेंट। यहां पे देखिए मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है। अब इसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो उसके ही बराबर आता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दें और उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालें तो वैल्यू बराबर आती है। यानी A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है। दूसरा के A का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है K की पावर N, डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जहां पर जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आप समझ पा रहे हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हम यहां पर यूज करेंगे। P के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, मैं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ P लिख सकता हूं। यहां देखिए K का काम क्या कर रहा है, -1, तो -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ P। और जो n है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो P है वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, यानी n की वैल्यू यहां पर 3 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -1 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ P। -1 की पावर यदि हमारे पास आता है इवन नंबर तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 की पावर यदि आता है ऑड नंबर तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। यहां -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब क्योंकि जो P है ना वो एक वैल्यू है, एक स्केलर वैल्यू है आपके पास, जैसे मान लो जैसे x, तो इस ये इधर माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा।
ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 0, डिवाइड में ले जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ p मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, विच इंप्लाइज कि मुझे यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई, इनडायरेक्टली मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ p मिल गया, मतलब अल्फा की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू में 0। तो जो अल्फा है वो हमारा कितना आ गया है, यहां पे 0 आ गया है। इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं 2025 की पावर अल्फा यानी कि 0, एंड वी नो दैट किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो 2025 की जो पावर अल्फा है वो 1 के बराबर हो गया, दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। की कंसेप्ट समझने का यही है कि भाई यहां p का ट्रांसपोज माइनस p के बराबर, और फिर ये दो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए, p ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को p के डिटर्मिनेंट के बराबर, -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ p, -1 की पावर ऑड नंबर ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p हो जाएगा, इधर लाएं डिटर्मिनेंट ऑफ p प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ p, इधर डिवाइड में आकर के डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू 0 मिलेगी, सिंपल पावर में रखेंगे, वैल्यू 1 हमारे पास यहां पर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 पाई बाई 5, हमें एक टर्म दे रखी है और हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। टर्म क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 43 पाई बाई 5, हमें इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब आप ध्यान से देखें तो पहले तो यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस है, तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, यहां साइन बना दे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, और ये जो एंगल है वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो मुझे इस एंगल को भी यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। ध्यान से देखें किस तरह से हम ब्रेक करेंगे। भाई इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, साइन इनवर्स कॉस, इसको मैं लिख देता हूं, आपका क्या लिख सकते हैं, नीचे है 5 और यहां पर है 43, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 पाई प्लस, या फिर ऐसा करते हैं इसको मैं लिख देता हूं 40 पाई प्लस 3 पाई, और नीचे आपका 5 है ही। अब इस 5 को दोनों के डिवाइड में लिख देते हैं, साइन इनवर्स यहां पे आ गया कॉस, और यहां पे आ जाएगा 40 पाई अपॉन 5, और यहां पे है 3 पाई बाई 5। मैं तो इसे डायरेक्टली ब्रेक कर सकता था, बट आपके समझने के लिए मैंने इसे ऐसा लिखा है 5 से 8 टाइम्स, तो यहां पे आ गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस 8 पाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू में 2 पाई प्लस का 3 पाई बाई 5। अब जरा हम आ जाते हैं अपने क्वाड्रेंट वाले रूल पर। क्वाड्रेंट वाले रूल में देखिए 2 पाई इंटू 4 का मतलब है कि उसने 2 पाई के 4 रोटेशन पूरे कर लिए। पहला रोटेशन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और यहां पर आ गया। अब 8 पाई प्लस मतलब इसको आप ऐसा समझे 2 पाई प्लस, या 2 पाई प्लस हम कहां पे आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी साइन इनवर्स कॉस आ गया, और पाई पर नो चेंज तो कॉस का कॉस रह जाएगा 3 पाई बाई 5। लेकिन अभी भी हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी हमें इस अंदर वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। वी नो द आइडेंटिटी दैट कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा एंड थीटा, तो यहां एंगल को हम पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दें तो वो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, तो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5 ये वापस कॉस 3 पाई बाई 5 बन जाएगा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां अंदर वाला पार्ट बचा, इसका एलसीएम आ गया 10, और 2 से 5 टाइम्स
5 से 2 टाइम्स यानी माइनस का 6 पाई, तो ये हो गया माइनस का पाई बाई 10। यानी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, ध्यान से देखो तो माइनस का 18 डिग्री, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यहां पर आ रहा है। सो द आंसर विल बी माइनस पाई बाई 10, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए, इन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ पी। हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और हमें उसमें वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। आप जरा यहां ध्यान से समझें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x यहां पर, और यहां पर है px, और मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं आपके सामने। ये है 0 1 2 3, और 0 पर है ये p, इस पर है p, और यहां पे है 0.3, और यहां पर है 2p। वी नो दैट कि जो सम ऑफ px होता है, सम ऑफ ऑल pxi जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए जो pxi का सम है वो 1 के बराबर होता है। यानी इन सभी का जो सम ऑफ px यदि मैं निकालूं तो वो होगा p प्लस p प्लस 0.3 प्लस 2p, जो ये है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 0.3 को इधर ले जाएं और यहां पे हो गया 4p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, ये बन जाएगा 0.7। 4 को डिवाइड में ले आए, p इज इक्वल टू 0.7 बाई 4, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 10, और यहां पे आ गया 7 बाई 40। तो जो p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 7 बाई 40 यहां पर आ गई है। तो आपको बस एक की कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि सभी px का जो सम है वो हमारा 7 बाई 40 यहां पर होता है। इस की कंसेप्ट से आप p की जो वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, इफ pq वेक्टर क्रॉस pr वेक्टर is equal to 4i plus 8j minus 8k, then the area of triangle PQR is। हमें दे क्या रखा है, this is question 12, we have PQ vector क्रॉस PR वेक्टर is equal to में वो है हमारे पास 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। PQR यहां पर समझो आप, दिस इज PQR। एंड आप समझो यहां पर एक कंसेप्ट बताता हूं कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, और किसी भी ट्रायंगल की आपको दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर पता हो, दो एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ध्यान से देखिए ये है A वेक्टर और ये है दूसरी साइड B वेक्टर। तो इस दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर मुझे पता है, तो यहां पर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 1/2 इन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉड्यूलस। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर मिल जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और यहां पर ध्यान से देखो PQ और PR ये आपकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी हैं, PQ PR। तो इन PQ PR का क्रॉस प्रोडक्ट तो दे ही रखा है, बस मुझे केवल उसका मॉड्यूलस निकाल देना है। PQ क्रॉस PR वेक्टर का मॉड्यूलस, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पे जरा देखिए कितना आ रहा है, 4 और 4 8 और 6, 8 और 6 14, कैरी 1 आ गया, 7 और 6 13 और 1 14, 144 का जो रूट है वो होता है 12। वी हैव, अब नाउ हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is given by, वो हमें कहां से मिलेगा, वो हमें रखने से मिल जाएगा 1/2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर। PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर के मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल जाएगा। तो यहां पर रख देते हैं, ये मेरे पास आया है 12 और यहां पर है 2 से 12 6 और एरिया इज इन स्क्वायर यूनिट्स।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो मेरे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर आ जाएगा। दैट मींस आप इसके अंदर ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए, evaluate 0 to pi sin 2px upon sin x dx, और जो p है वो हमारा नेचुरल नंबर से है। इंटीग्रेशन दे रखा है, यहां पर लिखता हूं आपके लिए, लेट i इज इक्वल टू में 0 to pi sin 2px अपॉन में sin x dx, और जो यहां पर p है वो नेचुरल नंबर से। इसका बड़ा मतलब निकलेगा कि p नेचुरल नंबर से है। अभी आप यहां पर समझें, देखो भाई डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होने से रहा, अगर मैं यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो भी उसमें p रहेगा, नीचे वाले से कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर हमें यहां पर प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में क्या इस्तेमाल कर लेता हूं, वी हैड अ प्रॉपर्टी कि 0 to a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो यहां पर a का काम क्या कर रहा है, पाई, यानी जहां पर भी x है वहां पर आप पाई माइनस x लिख सकते हो। तो यहां पे आ जाएगा 0 to pi sin 2p पाई माइनस x, और नीचे भी क्या आ जाएगा, sin पाई माइनस x। मैं इसको यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दैट विल बिकम 0 to pi sin 2p पाई माइनस 2px अपॉन में sin पाई माइनस x। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, अब हम आते हैं क्वाड्रेंट वाले रूल पर। क्वाड्रेंट में यहां होता है पाई, पाई माइनस मतलब क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। यानी नीचे वाले पार्ट के लिए आप समझें तो 0 to पाई, नीचे वाला पार्ट साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई पर नो चेंज, तो साइन एक्स, यानी नीचे वाला साइन पाई माइनस एक्स तो बन गया साइन एक्स आपका। उसके बाद यहां ध्यान से देखो 2 पाई माइनस, अब जो p है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। यदि मैं इसकी वैल्यू 1 लेता हूं तो ये रहेगा 2 पाई, 2 पाई यानी यहां पर 2 पाई माइनस मतलब कहां आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम नेचुरल नंबर 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई मतलब 2 रोटेशन, 4 पाई मतलब 2 रोटेशन, तब भी यहीं पे रहेगा। 4 पाई माइनस मतलब ये अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। 6 पाई भी यहीं पर होगा, 8 पाई भी यहीं पर होगा, तो यहां पे आप 2 पाई के बाद ये आएगा। अगर आप नेचुरल नंबर कोई सा भी लेंगे तो वो यहीं आएगा, और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। इस p का ये रोल है यहां पर, केवल समझने वाली बात आप समझे। तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और एंगल कितना है, साइन 2px। अब आप बोले सर माइनस से क्या ही फायदा हुआ हमें, टर्म तो वैसे के वैसी बन गई। बिल्कुल, टर्म यदि वैसे के वैसी बन रही है तो भाई इसे कर लो ऐड, इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर तो आ गया i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई। अब देखो दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, यहां पे आ जाएगा साइन 2px अपॉन साइन x, और यहां ये माइनस का साइन 2px, यहां पे प्लस का लिख के यहां माइनस कर लेते हैं, 2px अपॉन साइन x। आप ध्यान से देखो तो टर्म बिल्कुल एक जैसी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। साइन 2px बाई साइन x माइनस का साइन 2px बाई साइन x, ये बन गया 0, और 0 का इंटीग्रेशन होता है 0। ये 2i बना, 2 डिवाइड में चला जाएगा, सो i की वैल्यू यहां पर आ गई 0, यानी इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा 0 आ रहा है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो लिखना भी आपको पड़ेगा।
तो यहां पर आप पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़ा सा आप यहां पजल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्वाड्रेंट वाला रूल माइंड में होना चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि दोनों को ऐड करने पर सेम टर्म विद डिफरेंट साइन बन रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जीरो आएगा, यानी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो यहां पर जीरो बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, लेट p वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k, q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j प्लस k, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। एक्सप्रेस r वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा p वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। हमें इन तीनों वेक्टर्स को एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा p वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर, इसकी फॉर्म में। और यहां से फिर लैम्डा और q की वैल्यू भी हमें, लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी हमें यहां पर निकालनी है। तीनों वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, यहां वैल्यू उनकी पुट कर दो। r वेक्टर मेरा बराबर है i प्लस j प्लस 2k के, लैम्डा इंटू p वेक्टर यानी 2i माइनस 3j माइनस k, म्यू इंटू क्यू वेक्टर यानी माइनस 3i प्लस 4j प्लस का k कैप। अब लैम्डा और म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 2 लैम्डा i कैप माइनस 3 लैम्डा j कैप माइनस लैम्डा k कैप। म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 म्यू i कैप प्लस का 4 म्यू j कैप प्लस का म्यू k कैप। नाउ i कैप वालों में से, दोनों में से i कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू i कैप। j वालों में से दोनों j कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू j कैप, माइनस का 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू j कैप। यहां पे आएगा माइनस लैम्डा प्लस म्यू k कैप। ये मेरे पास आ गया। मैंने i वालों में से i कैप कॉमन ले लिया, j वालों में से j कैप कॉमन ले लिया, और k वालों में से k कैप कॉमन ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास i j k कैप। वी नो दैट कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल कब होते हैं, जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो, उनके बराबर हो। यानी यहां पर 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और माइनस 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर होगा, सेकेंड इक्वेशन। माइनस लैम्डा प्लस म्यू जो है वो 2 के बराबर होगा, थर्ड इक्वेशन। नाउ हमारे पास 3 इक्वेशन बन रही हैं लैम्डा और म्यू में। आप इनमें से कोई भी दो को लेकर के सॉल्व कर दें और वहां से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, पहले वाली को मैं ऐड कर दूंगा दूसरे वाली, तीसरे वाली इक्वेशन के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा ऐड कर देंगे, तो यहां पे आया 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। यहां पर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 म्यू इज इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 2 टू 4। ओके, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी शायद। माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस का 4। ओके, ऐड कर देते हैं, तो माइनस का 3 म्यू प्लस का 2 म्यू, माइनस का म्यू आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, माइनस को इधर ले आए तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 5। इस म्यू की वैल्यू माइनस 5 को मैं यहां पर रख देता हूं, पुट म्यू इज इक्वल टू माइनस 5। यहां पे आ जाएगा आपका कितना, माइनस 3 लैम्डा, माइनस का 5 रख दूंगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू में 1। ओके, यहां पे रखते हैं माइनस का लैम्डा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 2 इस तरफ ले आएंगे, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 2, इधर जाकर के माइनस, माइनस का 7। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो मेरे पास माइनस 7 आ रही है, म्यू हमारे पास माइनस का 5 आ रहा है, और वो हमसे केवल लैम्डा और म्यू की ही वैल्यू पूछ रहा था। आप कोई सी भी दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और चाहो तो यहां रख के ना टैली भी कर लो कि वैल्यू बराबर आएगी। देखिए जरा कैसे, भाई लैम्डा की वैल्यू यहां रख देता हूं, माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस का 21, और माइनस 5 इंटू 4 इज माइनस का 20 इज इक्वल टू 1, जो हमारी RHS है।
तो आप इसे टैली भी कर सकते हो कि जो आपकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू जिन भी दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करके आ रही है उनके अलावा बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई उसे करना चाहिए। की कंसेप्ट यही है कि यहां पुट कर देंगे, इसे एक वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हों, वहां से लैम्डा म्यू में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 देखिए, प्रूव दैट एफ एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जरा समझे, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन जो है वो एन टू एन यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, और फंक्शन जो है वो हमारा क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी, और जो ए और बी है वो दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करवाता हूं आपके लिए कि भाई जो फंक्शन है वो 1 1 कब होता है। 1 1 फंक्शन तब होता है जब यहां के हर एलिमेंट के लिए, यहां नेचुरल यहां नेचुरल, यहां के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिले, एक अलग एक यूनिक इमेज मिले। तो हम क्या करते हैं कि यहां से x1 यहां से x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं। x1 की इमेज मिलेगी fx1 फंक्शन में रखेंगे, x2 की इमेज मिलेगी fx2। फिर अगले स्टेप में हम क्या कहते हैं कि fx1 और fx2 हमारे बराबर हैं, fx1 और fx2 बराबर हैं, x1 और x2। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि x1 और x2 की एक ही इमेज रहे, तो ये 1 1 तो नहीं रह पाएगा, ये बन जाएगा मैनी वन फंक्शन। तो हम कहते हैं कि यदि fx1 fx2 के बराबर है तो x1 और x2 को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी एक फंक्शन की, तभी एक जो पार्ट है डोमेन, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हमारे पास हो जाएगी और फंक्शन को हम 1 1 कह देते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे, वहां से x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी होता है, x1 को x2 के बराबर मान ले तो fx1 और fx2 को बराबर होना पड़ता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। कंसेप्ट ये होता है। तो 4 1 1 कर लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन, और किस तरीके से, सच दैट कि fx1 जो है वो आपका fx2 के बराबर है, ये मैंने मान लिया। तो मैं ये रिजल्ट अंदर से लेकर के आऊंगा और कह दूंगा कि फंक्शन 1 1 है, हर किसी की अलग अलग इमेज होगी। तो यहां पर fx1 निकालना है, तो fx में जहां भी x है वहां x1 रख दो, ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, b से b कैंसिल हो जाएगा, ax1 इज इक्वल टू ax2, a से a कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि जो f है वो 1 1 तो है, लेकिन हम बात करेंगे अब किसकी, ऑन टू की, और हमें प्रूव करना है कि f इज नॉट ऑन टू। तो भाई ऑन टू कब होता है फंक्शन, फंक्शन हमारा ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए, कोडोमेन का जो एलिमेंट है हर यहां पर, उसके लिए मुझे एक प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो 4 ऑन टू क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि फंक्शन में मैं x रख रहा हूं और ये हमारा फंक्शन है और मुझे मिलता है y, यानी किस तरीके से कि जो फंक्शन में यहां से यहां f है, फंक्शन में x रखता हूं तो मुझे y मिलता है। 4 ऑन टू हम इसे कर रहे हैं। लेट fx इज इक्वल टू y, fx मेरा है क्या, fx है मेरा ax प्लस b इज इक्वल टू y। तो यहां पर इस b को इधर ले आएंगे, ax इज इक्वल टू y माइनस b, यहां पर ले आएंगे x इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन a। अब भाई हमें दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि यहां के हर एक y के लिए यहां पर एक x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि यहां के हर एक y के लिए यहां पर एक x टाइप की प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट करती है, ये हमें शो करना है। अब नेचुरल नंबर्स जो है वो स्टार्ट कहां से होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। मैं सबसे पहला 1 ले लेता हूं, मैं 1 के लिए ही चेक करता हूं कि यहां पर प्री इमेज है या नहीं है।
हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अ स्पेसिफिक केस, y इज इक्वल टू 1। तो y को यहां 1 रख देते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में आती है या नहीं होती। x इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो a और b है वो नेचुरल नंबर्स हैं। a और b जो दोनों हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स यहां पर दे रखे हैं। तो आप समझे कि जब a और b नेचुरल नंबर है तो b सिंस a comma b belongs to natural number, so a comma b is greater than or equal to 1। कि जब आपका जो a comma b है वो नेचुरल नंबर है तो वो या तो 1 होंगे या 1 से बड़ा होंगे। तो यहां से देखो, यदि मैं b को 1 ले लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, और 0 यहां पर होता ही नहीं है, यहां 0 है ही नहीं। कोडोमेन में कोई ऐसा x है ही नहीं जो 0 के बराबर हो, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में होता ही नहीं। तो अगर ये a और b 1 ले लेता हूं तो भी आपकी 0 नहीं है, और अगर b को आप 1 से बड़ा, यानी फॉर एग्जांपल 1 से बड़ा ले लेते हो, दैट मींस 2 ले लेते हो, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो गया, और यहां पर यदि 1 लोगे तो माइनस का 2, और कुछ और लोगे तो ये और छोटी वैल्यू मिल जाएगी। Since a comma b belongs to natural number, so a comma b is greater than equal to 1, which implies कि x is less than equal to 0, कि x या तो 0 होगा या उससे छोटी वैल्यू मिलेगी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। आप ध्यान से देखो कि यदि मैं y को 1 ले रहा हूं तो x की वैल्यू या तो 0 या उससे छोटी आ रही है, और जो x के अंदर है ही नहीं, जो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि डोमेन में तो नेचुरल नंबर्स। तो हम कहेंगे फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो प्री इमेज, फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो प्री इमेज, कि उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू। देखिए, हमें दो तरीके से काम करना पड़ता है। जब वो केस होता है तो जनरल मेथड से दिखाना पड़ता है, और जब वो नहीं है तो कोई एक पर्टिकुलर केस पकड़ के हम बता देते हैं कि भाई इस कारण से, इसकी वजह से ये यहां पर नहीं हो पा रहा है। तो हमने 1 के लिए बताया कि 1 के लिए जो प्री इमेज है वो 0 या 0 से छोटी आएगी, जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। यहां पे कह सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू 0 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन। यहां पर जो x है वो आपका डोमेन के अंदर नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, द फिजिबल रीजन along with corner points for a linear programming problem are shown in the graph। इस ग्राफ में हमें एक फिजिबल रीजन विद द कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर दे रखा है। राइट ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखना है। अब देखिए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए फिजिबल रीजन बनाना एक इजी टास्क है, लेकिन अगर वो रिवर्स में जाने के लिए कह दे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो इसमें लाइंस बनी हुई है ना, जिनके बीच में फिजिबल रीजन बन रहा है, उनकी आपको इक्वेशन निकाल लेनी है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जितनी भी लाइंस हैं जो फिजिबल रीजन में इंक्लूडेड हैं, सभी का आपको क्या निकाल लेना है, इक्वेशन निकाल लेनी है। और इक्वेशन निकालने के लिए आप एक 11th क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे, x1, y1, x2, y2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो बारी बारी हम सभी की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी निकाल देता हूं, दैट इज ईडी, इक्वेशन ऑफ लाइन ईडी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ईडी मेरे पास क्या हो जाएगी, ईडी वेयर, जहां पर जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास 0,70 एंड डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 35,0।
रख देते हैं y माइनस y1 यानी y माइनस 70 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0। ओके, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 70 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 35 माइनस 0 और x माइनस x1 यानी 0। ध्यान से देखो तो यहां पे आ जाएगा y माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 35 से 2 यहां पे आ गया x, तो माइनस का 2x इधर लाएंगे तो प्लस का 2x प्लस y, इसको इधर ले आइए इज इक्वल टू 70। एक तो हमारे पास ये आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इसके बाद मैं निकालता हूं किस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, दैट इज आप चाहो तो देखिए आपको पॉइंट्स जो बने बनाए दे रखे हैं उनसे निकाल दो, या अपने आप अलग पॉइंट लेना चाहो तो उनसे भी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, क्योंकि यहां नाम दे रखा है तो मैं इनसे ही निकाल देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी वेयर जो b है वो कितना दे रखा है हमें 15,25 एंड c जो है वो कितना दे रखा है 30,10 ये दे रखा है। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला y माइनस y1 यानी y माइनस का 25, y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस का 25, x2 माइनस x1 यानी 30 माइनस का 15 और x माइनस का x1 यानी कि 15। तो यहां पे आ जाएगा y माइनस का 25 इज इक्वल टू 10 माइनस का 25 इज माइनस का 15, यहां प्लस का 15 कैंसिल हो गया, x माइनस का 15 अंदर ले जाएंगे माइनस x प्लस का 15, x को तो इधर ले आएंगे 25 को इधर ले जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 15 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 40। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन और बचती है दैट इज कि जो हमारी पास हो रही है ए बी से, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। वेयर जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास हैं दैट इज 0,30 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास है 15,25। तो यहां से निकाल देते हैं y माइनस y1 यानी कि 30, y2 माइनस y1 यानी 25 माइनस 30, x2 माइनस x1 यानी 15 माइनस 0, x माइनस x1 यानी x माइनस 0। तो यहां पे आ जाएगा y माइनस 30 इज इक्वल टू 25 माइनस 30 मेरे पास हो गया माइनस का 5 अपॉन 15, यहां पे आ गया x, 5 से 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं 3y माइनस 90 इज इक्वल टू में माइनस का x, इधर ले आएंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू में 90। इक्वेशंस तो मेरे पास ये आ गई। अब इक्वेशंस निकालने के बाद हमारे पास काम क्या होता है कि इनइक्वलिटी बनाने का। इनइक्वलिटी किस तरह से बनाएंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आर। अब मैं पहले एक समझाता हूं, बाकी आप खुद से समझ जाएंगे। देखिए जैसे मैं ये ले लेता हूं 2x प्लस वाई, यहां पर दो तरह की इनइक्वलिटी हो सकती है, या तो लेस देन इक्वल टू 70 या 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। भाई लाइन की इक्वेशन यही है, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 70 हो सकता है। अब चेक करते हैं कि कौन सी जो इनइक्वलिटी है वो इस फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई कर रही है। तीनों लाइंस के इस तरफ है ओरिजिन। हम एक पॉइंट कैसे चेक करते हैं फिजिबल रीजन, एक पॉइंट उस इनइक्वलिटी में पुट करके देखते हैं, यदि वो सेटिस्फाई कर रहा होता है तो उसी हाफ प्लेन में होता है जहां से वो पॉइंट लिया है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसके अपोजिट होता है। अब सभी का नीचे की तरफ है तो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं यहां रख देता हूं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 70। हम जब फिजिबल रीजन चेक करते तो इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लेते, 0 इज ग्रेटर देन 70। क्या ये बात सही है यानी गलत है? यानी इसके अकॉर्डिंग तो इस लाइन का, कौन सी लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ईडी, इस लाइन का फिजिबल रीजन इस वाले हाफ प्लेन में होना चाहिए उस वाली इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन है किस तरफ, इस तरफ है, तो यानी ये वाली इनइक्वालिटी तो नहीं हो सकती। और यहां पे यदि रखते हैं 0 प्लस 0 इज लेस देन 70, 0 इज लेस देन 70, इसके अकॉर्डिंग
इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। यानी पहली इनइक्वालिटी तो आ गई 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70। अब क्योंकि देखिए सभी का ओरिजिन की तरफ है और सभी इक्वेशंस में ओरिजिन सेटिस्फाई तब करेगी जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, ओरिजिन को रखेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 90। ये तीनों हमारे पास क्या है, यहां पर इनइक्वालिटीज आ गई। केवल उसने इनइक्वालिटीज के बारे में ही हमसे यहां पर पूछा है। अब आप ध्यान दें, देखो आप चाहो तो सभी को बारी बारी ऐसे कर सकते हो, वरना अब देखो क्योंकि वो सभी एक तरह की है तो मैंने लिख दिया, आप सभी को बारी बारी चेक करेंगे। और भी तो रह गया यहां पे, ध्यान से देखो इस लाइन, ये भी लाइन भी तो आ रही है, यानी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है, एंड x इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि y एक्सिस भी इंक्लूडेड है फिजिबल रीजन में। तो आप यहां समझ पाए हैं कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आप बाद में डायरेक्टली लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो इक्वेशंस हैं, बाकी जो लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी और फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि विच इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइंग द फिजिबल रीजन, वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। आफ्टर दैट क्वेश्चन 31 देखिए, f and g are continuous functions on interval a comma b. Given that f of a minus x is equal to fx and gx plus g of a minus x is equal to a, then show that 0 to a fx gx dx is equal to a by 2 0 to a fx dx। तो हमें गिवन कंडीशंस दे रखी है यहां पर। गिवन कंडीशंस क्या है कि f of a minus x जो है वो fx है एंड gx प्लस g ऑफ a माइनस x जो है वो आपका क्या है, a है। तो हमें शो करना है कि 0 टू a fx gx dx जो है वो a बाई 2 0 टू a fx dx के बराबर होगा। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं i मान लेता हूं, लेट i इज इक्वल टू 0 टू a fx। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू a, यहीं पे कर देता हूं, 0 टू a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। यानी जहां पर भी x है वहां पर आप a माइनस x लिख सकते हो। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 0 टू a, यहां पे करते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x एंड g ऑफ a माइनस x dx। f ऑफ a माइनस x मुझे fx के बराबर दे रखा है तो रख सकता हूं 0 टू a fx g ऑफ a माइनस x dx। इसे नाम दो सेकंड, इसे नाम दो फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, अब आप ऐड कर दो, तो वहां से एक रिजल्ट बनेगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर मेरे पास आएगा i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू a fx gx प्लस fx g ऑफ a माइनस x और दोनों पे एक ही बार dx। दोनों में से fx कॉमन लिया जा सकता है, यहां पे आ गया 2i 0 टू a fx और यहां पे gx प्लस g ऑफ a माइनस x dx। ध्यान से देखो gx प्लस g ऑफ a माइनस x किसके बराबर है, a के बराबर। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं a लिख सकता हूं। यहां पे आया 0 टू a fx dx। 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे डिवाइड में, i इज इक्वल टू में a बाई 2 0 टू a fx dx मेरे पास यहां पर आ गया। तो यहां पे हमारे पास जो i की वैल्यू है वो ये आ गई, विच इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। यानी मैंने जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसको RHS के बराबर प्रूव कर दिया। सिंपल टाइप का कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है कि पहले मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है, आफ्टर दैट फिर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद
फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल को ऐड किया तो gx प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स बना, जो किसके बराबर है, a के बराबर। वो पुट कर दिया और यहां से 2 को लाए तो एग्जैक्टली हमारी RHS यहां पर बन गई है। इंटीग्रल हमें सॉल्व नहीं करके लाना, हमें इस इंटीग्रल को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और इसके जैसी शक्ल फिर उसकी बन जाएगी और हम उसको प्रूव यहां पर कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 33 देखिए। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 dx। मुझे इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सिंपली कोई सब्स्टिट्यूशन यहां नहीं हो सकता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं हो सकता, बाई पार्ट्स हम इसमें नहीं लगा सकते और कोई आइडेंटिटी यहां पर नहीं लग रही है। इसके बाद फिर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि नीचे मुझे टर्म्स जो है वो फैक्टराइज्ड दिख रही है, तो मेरा ध्यान किसकी तरफ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक टाइप है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे कर लेते हैं भाई, इस टर्म को हम मान लेते हैं लेट 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9। फिर हम इसको ब्रेक करते हैं a अपॉन में लीनियर टर्म प्लस, अब देखो नीचे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो ऊपर आपको लीनियर टर्म लेनी पड़ती है bx प्लस में c, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9। मुझे यहां पर ये सारी वैल्यूज a b और c निकालनी है, फिर मेरी टर्म इस जो फॉर्म में जनरेट हो जाएगी जहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो ले लो इनका एलसीएम, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9। तो यहां पे आ गया x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और यहां पे जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस 9 से करेंगे तो bx प्लस c, और यहां पे आ जाएगा आपका x प्लस 1। अब क्योंकि ये टर्म पूरे के डिवाइड में, ये टर्म भी पूरे के डिवाइड में कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई में भी तभी कैंसिल हो सकती है जब पूरे के मल्टीप्लाई में हो, ये इधर पूरे के डिवाइड में है। तो यहां पर आ गया 5x इज इक्वल टू a इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू में x प्लस 1। अब क्योंकि यहां एक लीनियर टर्म प्रेजेंट है तो ये जीरो किस पर बनेगी, x प्लस 1 को जीरो के बराबर रख लो, x की वैल्यू आ गई -1। तो एक बार तो x की वैल्यू -1 रख दो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9, और ये तो जीरो बन जाएगा। यहां माइनस का 5 ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 10 यानी कि 2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए b और c निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो यहां पे आया 5x, यहां पे आया a एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस यहां पे आ गया cx प्लस का c। 5x इज इक्वल टू में दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पे आ जाएगा a प्लस b, दोनों में से आपका क्या है x कॉमन ले लूं तो यहां से आ जाएगा आपका b प्लस c, और कांस्टेंट टर्म को लिख दूं दैट इज 9a प्लस का c। नाउ a प्लस b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है। a की वैल्यू मैंने अभी निकाली माइनस का 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे सो b इज इक्वल टू में 1/2। इसके बाद b प्लस c इज इक्वल टू में 5, तो b की वैल्यू है 1/2 प्लस c इज इक्वल टू में 5, इस तरफ ले आओ c इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, 5 टू 10 माइनस 1/2 इज इक्वल टू में 9/2, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 9/2। अब जैसे ही मुझे a b और c की वैल्यू मिलती है मैं उसे पुट करूंगा यहां पर। तो यहां पर देखिए मेरे पास जरा क्या हो जाएगा, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9, और यहां पे a की वैल्यू है क्या, माइनस का 1/2, और यहां पे है हमारा x प्लस 1, देखो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। b की वैल्यू है मेरे पास क्या 1/2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है 9/2 अपॉन में यहां पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 9।
इस एक्स स्क्वायर प्लस 9 को दोनों के डिवाइड में लिखेंगे, बट उससे पहले मैं इस टर्म की वैल्यू फर्स्ट में रख देता हूं। देखो इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, तो इसे मैं फर्स्ट में कर देता हूं, पुटिंग इन फर्स्ट। तो यहां पे आ जाएगा क्या, -1/2 और यहां पे x प्लस 1, और इस x स्क्वायर प्लस 9 को मैं दोनों के डिवाइड में लिख रहा हूं। 1/2 यहां पे x स्क्वायर प्लस 9 और यहां पे 9/2 और यहां पे x स्क्वायर प्लस 9। सभी पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन हो सकता है। यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन बनता है 2x और ऊपर है केवल x, तो ऐसा कर लेता हूं मैं, ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 9/2 बाहर है, 1/x स्क्वायर और इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। अब हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि नीचे यदि फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx प्लस का c, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ax प्लस b, और इस ax प्लस b का डेरिवेटिव हम नीचे लिखते हैं प्लस का c। ये फॉर्मूले हमें यहां पर यूज करने हैं और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो जरा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 log x प्लस 1, और जब x प्लस 1 का डेरिवेटिव नीचे लिखोगे तो वो 1 आएगा, उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आया 1/4 log, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो log x स्क्वायर प्लस 9/2 1/a, a का काम क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस का c। 3 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो जो i है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9, और यहां पे आ जाएगा कितना, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस का c। दैट इज अवर i, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप उसकी टर्म्स को लिखेंगे, ये याद रखेंगे माइंड में, नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर आएगा आपका। उसके बाद फिर वो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकालते हैं। आफ्टर दैट फिर जब वो ऐसी फॉर्म बन जाती है कि उसको स्प्लिट किया जा सके तो इंटीग्रेबल फॉर्म हमारे पास आएगी और इजीली आप उसका इंटीग्रेशन रेस्पेक्टिव फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं।